आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। यहाँ गोडसे को देशभक्त बोलते हैं और महात्मा गांधी जी को देशद्रोही बोलते हैं। न्यू इंडिया को बनाने के लिए वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते ऐसा हो नहीं सकता। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे खड़गे की नई पारी की। एआईसीसी दफ्तर में खड़गे साहब ने कांग्रेस का कार्यभार संभाल लिया है। सोनिया गांधी ने उन्हें विधिवत रूप से अपना पद, जो उस पे कार्यकारी अध्यक्ष थे, उन्होंने बाकायदा जो एक हमारे यहाँ पे सिस्टम है उस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी दी है। खड़गे ने सबसे पहले जो एक्शन लेते हुए उन्होंने कहा कि एक दलित और किसान का बेटा यहां तक पहुंच सकता है, ये पूरी कांग्रेस के लिए एक सौहार्द और सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उदयपुर डिक्लेरेशन जो उसमें 50% पद अब 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होंगे, जो उदयपुर में तय किया गया था। तो चलिए, लेकिन ये पारी कैसी रहती है, क्या कुछ खास रहेगा, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा जी। देखिए, दो बातें होती हैं कि एक तो कांग्रेस के सामने यह चुनौती थी कि गांधी परिवार को लेकर के लगातार विपक्ष का यह हमला रहता था, खासकर भाजपा का, कि गैर गांधी अध्यक्ष बनना बहुत मुश्किल है। बन गए हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इलेक्शन होता उस तरह से बनाए भी गए हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी का या दूसरी पार्टियों का यह आरोप है कि क्या रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष तो नहीं रहेंगे खड़गे। ये उनके सामने एक चुनौती रहेगी, कांग्रेस के सामने भी, कि हाँ, किस तरह से वो पार्टी को चला पाते हैं। साथ ही गुजरात और हिमाचल सहित लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी रहेंगे। तो ये कुछ चुनौतियां सामने होंगी। आप किस तरह से देखते हैं खड़गे साहब के कार्यकाल को? देखिए योगेंद्र जी, एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव ने ये साबित कर दिया, आंतरिक चुनाव में जो संगठन का चुनाव है उसने साबित कर दिया कि ना इत्तेफाकियों को वहां सम्मान देने का सिलसिला है। कुछ लोगों में जल्दी में इधर से उधर जाने का सिलसिला बनाया। अन्यथा जिस तरीके से शशि थरूर साहब को 1172 जो मत प्राप्त हुए 9000 में से, वो संकेत करता है कि ना इत्तेफाकियां पूरा सम्मान हासिल करती हैं। वो कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए ना इत्तेफाकियां हैं। वो इसलिए नहीं है कि आप एक स्वर में अगर नहीं बोल रहे हैं तो आप एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो एक तो ये चीज स्थापित हुई कि कांग्रेस अपने वैचारिक धरातल पर मजबूत है। उसी तरीके से जैसा आजादी से पहले सुभाष जी के चुनाव को लेके, या फिर सन 1950 में जो दूसरा चुनाव हुआ जिसमें पंडित नेहरू के जो उम्मीदवार थे उनकी पराजय और उनका सारा सिलसिला, और साथ साथ में अभी जो हमने देखा कि इंदिरा जी के आने के बाद में जो एक वैचारिक मतभेद के साथ में चुनाव हुए, लेबर साहब के बाद में निजलिंगप्पा साहब और संजीवा रेड्डी साहब, ये सब ना इत्तेफाकियों के चुनाव हैं। लेकिन ये ना इत्तेफाकियां वैचारिक थी, यहाँ ना इत्तेफाकियां वैचारिक नहीं है। ये जो चुनाव हुआ है इसमें ना इत्तेफाकियां वैचारिक उस तरीके से नहीं है, संगठन को लेकर के है कि संगठन को मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। उसके लिए शशि थरूर साहब का एक अलग मॉडल था और खड़गे साहब का और उनके प्रस्तावकों का एक अलग मॉडल था। खड़गे साहब का मॉडल सक्सेसफुल रहा और उससे लोगों ने वोट किया और विन होकर के आ गए। तो ये आरोप तो अब गलत लगता है कि कांग्रेस के अंदर आंतरिक डेमोक्रेसी नहीं है। अब दूसरा आरोप यह है कि क्या वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे या रबर स्टैंप की तरह से काम करेंगे। उन्होंने आज अपना जो बयान दिया और साथ साथ में जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको बिल्कुल वो पद सौंपा है सबके बीच में बिठा के और सारा वो करके, तो अब मुझे नहीं लगता कि टिटुलर सोवरेन है, टिटुलर नाम मात्र के अध्यक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खड़गे साहब के पास में लंबा इतिहास है जिसमें कि उन्होंने अनुभव लिया है और साथ साथ में वो जानते हैं कि किस तरीके से आगे लेकर के चलना है। जो संकट सामने है, जो दो चुनाव आपने बताए राज्य में जहां क्या होता है और बाद में क्या होता है, तो सबसे पहले अभी वो संगठन के चुनावों को, अपने संगठन के चुनाव में जहां पर कि करीब बोल रहे हैं कि 50,000 के करीब पद खाली हैं, उनको पूरे करने हैं, वो सब काम करेंगे। लेकिन बहुत तेजी के साथ में काम करना पड़ेगा। अब उनके साथ में एआईसीसी के मेंबर्स कैसे आते हैं इलेक्ट होकर के, किन को वो बिठाते हैं, कैसे बिठाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब अब तक तो उन्होंने ठीक तरीके से और कांग्रेस ने ठीक तरीके से सत्ताधारी दल के सामने और प्रतिपक्ष के जितने भी लोग हैं उनके सामने पेश कर दिया है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास में।
मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी जब चुनाव हुए हैं तब से एक सवाल उठा रही है कि महज ये इलेक्शन दिखावा है और रबर स्टैंप की तरह कांग्रेस का अध्यक्ष काम करेगा, गांधी परिवार के साये से बाहर नहीं निकल सकता। जब लेकिन बीजेपी से ये बात पूछी जाती है कि सारा दारोमदार तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे है, तो बीजेपी के अध्यक्ष कैसे काम कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है वो तो सलाह लेते हैं। तो दो बातें कैसे हो सकती हैं? कांग्रेस का अध्यक्ष अगर सोनिया गांधी से चर्चा करे तो वो रबर स्टाम्प, और अगर बीजेपी के अध्यक्ष जैसे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी चाहें वैसे काम करे तो वो एक सलाह होती है। योगेंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी आज खड़गे साहब अध्यक्ष बने वो रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही चलेंगे। उसके 2-3 उदाहरण है। 1936 के अंदर इलेक्शन हुआ था सुभाष चंद्र बोस और अन्य के साथ में, जिसमें सबसे ज्यादा वोट सुभाष चंद्र बोस को मिले थे। सुभाष चंद्र बोस को जीतने के बाद में, सबसे ज्यादा वोट बनने के बाद में वो अध्यक्ष बने, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया। अल्टीमेटली सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा और उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई और वो कांग्रेस से रिजाइन करके चले गए। 1946 के अंदर इलेक्शन हुए थे। 1946 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें 3 लोग खड़े हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और एक अन्य 3 लोग थे। उसमें नेहरू जी को 0 वोट मिला था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पूरे हिंदुस्तान में नेहरू जी को 0 वोट मिला था। सबसे ज्यादा वोट मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया। ये के सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया कि वो 70 इयर्स के हैं और नेहरू जी 56 साल के हैं। तो आज वो 80 साल की उम्र और जो एक दूसरे जो खड़े हुए हैं उनकी उम्र में कोई अंतर नहीं था उस टाइम पे। तो इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस के अंदर रिमोट कंट्रोल से ही सरकार अध्यक्ष चलेगा। नेहरू गांधी परिवार के बाहर का अगर जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रिमोट से ही चलेगा। हम स्वागत करते हैं कि वो अच्छी बात है। इन्होंने दूसरा 50% की बातें की है, बढ़िया बात है अगर 50% युवा अगर अंदर आते हैं तो। दूसरा, इनके नेता अलग अलग बातें करते रहते हैं। अभी कल शशि थरूर जी का स्टेटमेंट था, पी चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट था, हालांकि इस मुद्दे पर नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे ब्रिटेन के अंदर एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बना तो क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री। तो क्या ये मनमोहन सिंह जी को भूल गए? क्या मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक थे या नहीं थे? क्या इनके लिए अल्पसंख्यक एक ही विशेष समुदाय है या क्या और दूसरा समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं है? ये इनको जवाब देना चाहिए। तो इनके पास में दूसरा, ये पर्यवेक्षक बनके राजस्थान में आए थे, क्या आप ये गहलोत जी के लिए कार्रवाई करेंगे? गहलोत जी ने तो उनको गहलोत जी को तो सम्मान ही, गहलोत जी ने तो इनका सम्मान ही नहीं किया और उनको बाइज्जत जयपुर दिल्ली जाना पड़ा। तो ये चीजें हैं। तो इससे ये साबित होता है कि रिमोट कंट्रोल के रूप में ही चलेंगे। गांधी परिवार, सोनिया जी और राहुल जी जो बोलेंगे वही उनको करना पड़ेगा। आपके बात पहुंचा देंगे। स्वर्णिम जी, आप क्या चाहते हैं? गहलोत जी पे कार्रवाई हो, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? मैं तो एक चीज समझ नहीं पा रहा कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, अब ना तो इतिहास जानते देश का, ना स्वतंत्र आंदोलन का इतिहास, ना कांग्रेस का इतिहास। अब 1946 का चुनाव बता रहे हैं, उससे पहले सुभाष बताया। अब सुभाष जी के चुनाव में इनको शायद ये नहीं पता कि सुभाष चंद्र बोस जब जीते और जीतने के 1 साल बाद जब दोबारा चुनाव होने थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनके जो प्रस्ताव थे उनको स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। ये इनको नहीं पता। खैर, कभी इतिहास की किताब भेज दूंगा इनको। दूसरी चीज से एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस, अरे सुनिए, अब अगर सब सुनो ना, इतिहास आप क्या है कि आपके क्षेत्र है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसके लिए सबूत भी चाहिए। गर्ग साहब, आऊंगा आपके पास। स्वर्णिम जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ये बात बोले, ये दिवाली का टाइम, आप सुनिए भी। अब पटाखे बहुत सुने आपने, अब जरा इनकी बातें भी। हाँ योगेंद्र जी, क्या होता है कि यहाँ तो चुनाव हो गए, चुनाव होते ही भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल कार्यकर्ता नेता लोग हैं उनको भी लगने लगा भैया हमारे यहाँ कब चुनाव हो गया, हमारा कब नंबर लगेगा। यहाँ पे समस्या यह है, जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी में कभी होंगे, मैं आज गारंटी के साथ कह सकता हूँ कभी नहीं होंगे। कभी नोटिफिकेशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब आप इनसे एक चीज पूछिए, आपने भी वीडियो देखा होगा, मैंने भी वीडियो देखा है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब अमित शाह के आगे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, हाथ पकड़ करके साइड में खींच करके उनको कर दिया। ये देखा ना, रिमोट कंट्रोल तो इनका वैसे नागपुर से है। अब सुपर रिमोट कंट्रोल जो है, 2 है, अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। आपने सबने देखा होगा, आप इनसे पूछ लीजिए इनके संगठन महामंत्री कौन होते हैं? क्या चुन करके आते हैं? नहीं। क्या इनका अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है? नहीं, वो होते हैं नागपुर से।
तो सब जगह इनका रिमोट कंट्रोल जब इनको दिखता है तो इनको लगता है कि सब जगह ऐसा होगा। अरे भैया, 9 बार के विधायक, 3 बार के सांसद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, जिन्हें हाथ पकड़ करके आपके गृह मंत्री साइड में कर देते हैं, मंच पर मत चढ़िए, ऐसा कह देते हैं, ऐसा कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस की परिपाटी है। देखिए, जब ये हमारे नेताओं के नाम लेते हैं, क्या कभी हमारे नेताओं का इन्होंने अनुगमन किया, उनके साथ चले, क्या उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, ये नहीं बताते। लेकिन कांग्रेस पार्टी, योगेंद्र जी, जो काम करती है अपने संविधान के अनुरूप करती है। वर्किंग कमेटी हमारी है, निर्णय लेती है, अध्यक्ष है हमारे, वो अपनी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या परेशानी है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो खुश होना चाहिए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को हमने जीवित रखा है। अगर ये लोकतंत्र नहीं रहेगा तो इनके तो सारे सपने और आशाएं भी धूमिल हो जाएंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है? भारतीय जनता पार्टी का नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करते, ये उस चीज से मुक्त होना चाहते हैं जो दलितों की, किसानों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज उठाता हो, और इनकी गलत नीतियां जिसके कारण देश बर्बादी की ओर जा रहा है, समाज में खाई बढ़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, उन नीतियों का विरोध करने वाला ना रहे। केवल इतनी सी बात है। लेकिन इस आंतरिक लोकतंत्र ने यह बता दिया कि आज किसान का, दलित का बेटा हमारे यहाँ चुनाव लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। मैं अगर स्वर्णिम चतुर्वेदी डेलीगेट था, मैंने वोट डाला, तो मैंने मेरी स्वेच्छा से वोट डाला, मेरे को कोई बताने नहीं आया था। लेकिन मैं एक प्रश्न करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता बता दो जिसने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए या अन्य के लिए कभी वोट डाला हो। ऐसा नहीं है योगेंद्र जी। इस देश में, राष्ट्र में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को जीवित रखना होगा, और सबसे पहली संस्था होती है कि जो इकाई है राजनीति की, वो है पार्टियां। जब पार्टियों का संविधान बनता है, हमारे इलेक्शन कमीशन में दर्ज होता है, तो वो ये संविधान बना करके देते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय संविधान की सॉवरेनिटी को स्वीकार करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना संविधान बना करके रजिस्टर कराया तो उसकी पालना क्यों नहीं की? यह प्रश्न सबसे पहले पूछा जाना जरूरी है। और आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ये जानना चाहते हैं कि कब लोकतंत्र होगा, कब, जो ये कहते हैं ना बार बार, एक मुखी भाजपा, हम कहते हैं हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ नेता आते हैं, आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, नीति बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है? थोपा जाता है, ऊपर से एक चीज, नागपुर से एक चीज आएगी, नरेंद्र मोदी जी एक चीज देंगे, और नीचे तक कार्यकर्ता को वही उसकी पालना करनी होगी। क्या नरेंद्र मोदी जी की किसी नीति के विरुद्ध आज बोल सकते हैं? ये तो चार्टेड अकाउंटेंट है, क्या ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, लगातार 8 साल से बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है? स्वर्णिम जी, मैं जवाब, स्वर्णिम जी मैं वापस लौट रहा हूं। नहीं, सुने वापस लौट रहा हूं। दो तीन चीजें मेरी, गर्ग साहब सुनिए, सुनिए, आप अपना रिएक्शन दीजिए। मेरा एक सवाल है, बता सकते आप कौन बनेगा? मेरा एक सवाल है। महंगाई कर रही है आपके टाइम पे। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हिंदुस्तान की वाई लूटी जा रही है। 75% आज रेटिंग है नरेंद्र मोदी जी की। पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी को चाहता है, और आप क्या बातें कर रहे हो? महंगाई पे कितना कंट्रोल कर रखा है आपने, बताइए आप। बिल्कुल जनता बताएगी, हम नहीं बता पाएंगे, जनता बताएगी। हाँ, एक चीज योगेश जी आपको बताना चाहता हूँ, बार बार झूठ बोला जाता है हिंदुस्तान 5वें नंबर पे इकोनॉमी है। जनता क्या चाहती है? जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है। अभी 5 राज्यों में अगर आपको पता नहीं है, आपकी जमानत तक हुई है 385 सीटों के जमानत तक हुई है, पता नहीं है आपको ये चीजें? चलिए, ओम सैनी साहब के पास आना चाहूंगा। एक बार ओम जी के पास, एक बार गर्ग साहब आ रहा हूँ। ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा, पहले जा रहे हैं जी। योगेंद्र जी, 2 तथ्य जरा एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि वो ऐतिहासिक तथ्य बड़े गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो 1939 का चुनाव था, उसके अंदर जिसमें मतलब महात्मा गांधी जीवित थे उस वक्त, वो चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अब्दुल कलाम आजाद या पंडित नेहरू।
पंडित नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने इनकार कर दिया, तो उसके बाद में ये बने हैं क्या, पटाभी सीतारामैया और इनके सुभाष जी के सामने मुकाबला हुआ है। उस मुकाबले के अंदर सुभाष जी विजयी रहे और पटाभी सीतारामैया हार गए। उस पर गांधी जी बड़े आहत हुए और उसके बाद में सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी जो उस वक्त राजेंद्र प्रसाद को, उसमें कहा कि हम सुभाष जी के साथ में काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में वो जो स्ट्रेचर पे थे, वर्किंग कमेटी में गए, वहां पर उन्होंने बात करना चाहा, बोलना चाहा, तो जो वोटिंग हुआ उसमें से कार्य समिति के 15 में से 12 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद में सब कुछ सिलसिला हुआ। चिट्ठी किसने लिखी थी? सरदार पटेल ने। ये तो बता दें, ये ऐतिहासिक फैक्ट है। दूसरा, 1950 के अंदर जेबी कृपलानी तो थे पंडित नेहरू के उम्मीदवार और सरदार पटेल ने खड़े किए थे पुरुषोत्तम दास टंडन को। इनका मुकाबला हो जिसमें 1306 वोट लेकर के और पुरुषोत्तम दास टंडन विजय रहे और पंडित नेहरू के उम्मीदवार कृपलानी को 11 वोट मिले। इस तरीके से पराजय हुई, लेकिन कार्य समिति ने उनको काम नहीं करने दिया तो उन्होंने त्यागपत्र दिया पुरुषोत्तम दास टंडन ने। उसके बाद में सारा सिलसिला बदला है। तो ये ऐतिहासिक तथ्य झूठ से के साथ में नहीं आने चाहिए। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद में फिर उसी के बाद में जो पुरुषोत्तम दास टंडन के आगे दूसरा वो अध्यक्ष बने। लेकिन ये सत्य है, ये इसको, इन तथ्यों को इस तरीके से प्रदूषित करके पेश नहीं करना चाहिए, जो काम बड़ा वैचारिक रूप से पटाखों की वजह से वायुमंडल में तो पोल्यूशन है जो ओम सैनी साहब करें। ये कहां से लेके आए ये फैक्ट साहब? सर मैं जो बोल रहा हूँ ये है सब कुछ। मैं सैनी जी की बात को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरे पास भी कहीं से तथ्य है। मैं इतिहास में 1936 बदला नहीं जाता है। मैं किताब रेफर कर रहा हूँ, सुमित सरकार की किताब। सुनिए मैं क्लियर कर दूं सबको, मैं सबको क्लियर कर दूं। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए 11 चलने वाली बात होगी। सुनिए उम्र की वजह से वो गर्ग साहब सुनिए, मैं आपकी बात को खारिज नहीं कर रहा। आपको आपकी गलती नहीं है इसमें। आपको जहां से भी फैक्ट मिला को आप वही बताएंगे। देखिए हिस्ट्री तो जो बच्चों को हम पढ़ाएंगे वही पढ़ी जाएगी, क्योंकि हर साल हमारे सर सुनिए हमारे यहाँ पे देश में जब इतिहास के पन्ने बदल दिए जाते हैं हर 5 साल में सरकारों के साथ, तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? 1 घंटे में बदल दिए जाते हैं। आप वो देखेंगे कांग्रेस इलेक्शन तो जुड़ी गूगल में अगर आप जाएंगे तो उसमें विकिपीडिया पे सारी चीजें पड़ी हैं जो ओम सैनी साहब बोल रहे हैं। मैं आपको ने कहीं ना कहीं से लिया होगा इसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी तरफ से जोड़ तोड़ करके और बता रहे हैं। क्यों? आपको हासिल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको भी बताया गया होगा कहीं से, मैं ये नहीं कह रहा, ये आपने जहां से पढ़ा होगा, क्योंकि आप में से हम में से कोई पैदा तो हुआ नहीं था 1939 में। हमने भी कहीं कहीं इतिहास की चीजें पढ़ी हैं। महाराणा प्रताप जी को अगर आज हम हमारी पीढ़ी को बताएंगे तो हम इतिहास के पन्नों से बताएंगे, पृथ्वीराज चौहान को बताएंगे उनके पन्नों से बताएंगे, तो हम सारी चीजें बताते हैं। लेकिन इसको क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक विद्वान चार्टेड अकाउंटेंट और बीजेपी के कर्मठ, आप जनता के सामने जब चीजें जा रही हैं, जनता के सामने अगर चीजें जा रही हैं तो मेरे ख्याल में वो चीजें छन करके जानी चाहिए, फैक्ट्स के साथ में जानी चाहिए, क्योंकि आप अपना पार्ट रख रहे हैं। अगर स्वर्णिम चतुर्वेदी कहीं कोई बात डाल रहे हैं तो सुनने वाला व्यक्ति कोई भी कहेगी क्या कह रहे हैं ये, मैं उस लिहाज से कह रहा, मैं आपको खारिज नहीं कर रहा, आपका अपना बयान है, आप अपना पक्ष है। आजकल समाचार पत्रों में नीचे लिखा होता है, आर्टिकल्स में जब संपादक के पेज पे पहले नहीं होता था कि ये लेखक के विचार है, हमने सिर्फ इन्हें पेज दिया है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि गर्ग साहब के उनके अपने विचार हैं। खैर चलिए, मैं ओम जी आपसे मेरा लेकिन एक सवाल होगा। देखिए चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंज है, और मैं एक रोज कह रहा था, ऐसी चर्चा चल रही थी कि अब कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एक दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में और बीजेपी की क्या स्थिति हो गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की चोट के बाद भी जब वो हार गए थे इलेक्शन, उसके अगले दिन या 2-3 दिन बाद ही सुंदर मिस्टर पटवा, लालकृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, बहुत सारे लोग थे जो दिल्ली में इकट्ठे हुए और उन्होंने पूरी चीजों को देखा। तो एक दौर था, लेकिन कभी उन्होंने निराशापन की बात नहीं की। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उस इलेक्शन के बाद भी जो बीजेपी ने राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में और दूसरे नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से खड़े होने की कोशिश की, और
ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी माफ करेगा, नरेंद्र मोदी एक ही दिन के अंदर 2014 में मेजोरिटी लेके आ गए। उसका धरातल कभी तैयार हुआ। आने वाली पीढ़ी बिल्डिंग बना सकती है, अगर बिल्डिंग की प्लिंथ किसी ने मजबूत की हो तो ठेकेदार देखता है कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके पाए बहुत मजबूत, आप 3 मंजिल और खड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर पाए कमजोर हैं और आप कहें कि पैसा बहुत कमा लिया लेकिन इसको बिना छेड़छाड़ किए ही मैं ऊपर चढ़ा सकता हूँ, चढ़ाना चाहता हूँ, वो नहीं चढ़ा सकते आप, क्योंकि आपको नींव मजबूत करने बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है कि चैलेंजेस आते रहते हैं और चुनौतियों के बिना जीवन भी एक, मैं कहूं कि एक ऐसा सा होगा कि बिल्कुल कुछ करने लायक ही नहीं होगा। अगर चुनौतियां नहीं है, हवाओं से नहीं टकराओगे तो फिर क्या नौका कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी भी है। खैर कांग्रेस का अपना एक अंदरूनी मामला है, लेकिन यहाँ एक बात जरूर मैं बता देना चाहता हूं कि चुनौतियों के साथ साथ खड़गे साहब को, जैसे मैंने बिगनिंग में भी बात कही और ओम सैनी साहब ने भी कही, कांग्रेस के सामने देखिए बीजेपी है, सामने है विरोधी दल आपका, उनका कहना उनका अधिकार है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अभी आप बीजेपी के प्रहारी झेल रहे हैं, हो सकता है 2 दिन बाद में दूसरी पार्टियां भी आप पे हमला करेंगी। 2 बातें हैं खड़गे साहब के सामने, एक तो संगठित करना कांग्रेस को, जहां डिफरेंसेस हैं उन्हें किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस के हर वर्कर की अपनी एक कैपेबिलिटी है और उसका अपना एक महत्व है। अब वो कैसे उन्हें दुरुस्त कर पाते हैं, डिफरेंसेस कैसे दूर होंगे। सबसे बड़ी तो मुझे लगती है उपलब्धि इनकी यही होगी अगर सहजता के साथ में सब राज्यों के मनमुटाव दूर कर पाएंगे। खुद के वहीं से, जहां से कर्नाटक से आते हैं, वहां डिफरेंसेस हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, राजस्थान हो चाहे दूसरे और राज्य हो वहां पे, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। इलेक्शन हारना जीतना तो एक चैलेंजेज है ही, लेकिन आप पार्टी स्तर पे कितनी मजबूती के साथ में काम कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी एक आपकी चुनौती है। दूसरा, आप पे जो एक आरोप लगेगा, जो पहले दिन से लग रहा है कि रबर स्टैंप की तरह आप काम करेंगे, मुझे लगता है उससे बाहर निकलना होगा। और यही चुनौती गांधी परिवार के सामने भी होगी, एक मैसेज जा सके कि सलाह मशवरा पार्टी की अलग बात है लेकिन पूरी फ्रीडम है और मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं इलेक्शन के साथ साथ जो संगठन के स्तर पर हैं, जिन्हें अब किस तरह से हैंडल करेंगे और कैसे आगे बढ़ पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और हम तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुद्दे पे तो